आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में, है ना। तो भौतिक परिवर्तन को हम लोग उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होते। उसमें क्या होते हैं ये बता दे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यदि उसके क्या हो जाएगा, आकार और लंबाई और अवस्था में अगर बदलाव होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो कक्षा 10वीं का जो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है कि नहीं। तो हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो किस पर करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पर, है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए पहले से क्या चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए, जिसको हिंदी में हम लोग अभिकारक बोलते हैं, है ना। तो इसको इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक यदि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, है कि नहीं। यानी कि जब दो या दो से, दो भी हो सकता है मिनिमम, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कितने अभिकारक चाहिए, मिनिमम यानी कि कम से कम दो चाहिए, है कि नहीं। अधिक से अधिक तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो अभिकारक होना जरूरी है ना। जब दो अभिकारक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक नया उत्पाद बनाएंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि एक नया प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल, जो अभिकारक से क्या हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः अलग होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे सोडियम का नाम तो आप लोग सुने होंगे, है कि नहीं। यानी कि सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव तत्व है। यानी कि अगर उसको ओपनली अगर रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, एयर और वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे, है कि नहीं। एयर से रिएक्ट करके वो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा और वाटर में अगर उसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा कि नहीं। यानी कि वो ना तो पानी में रखा जा सकता है और ना खुले रखा जा सकता है हवा में, है ना। क्योंकि वो काफी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो उसको किस में रखा जाता है, यानी कि केरोसिन वगैरह में रखे जाते हैं जहां पर वो रिएक्शन ना कर सके, है ना। तो क्या होता है कि अगर मान लें कि डायरेक्ट हम उसको पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। मान लें कि उसे काफी इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होगा जिससे हमारा हेयर वगैरह क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, सोडियम। अब दूसरा एलिमेंट हम लोग लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक पॉइजनस गैस है। अगर हमको रेस्पायरेशन के थ्रू यानी कि श्वसन के दौरान यदि हमारे लंग्स में चला जाए तो आदमी की क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है कि नहीं। तो ये है आपका माने कि काफी हाईली रिएक्टिव। और दूसरा होता है क्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोरीन गैस, जो कि क्या है, पॉइजनस है ना। यानी कि ये विषैला गैस है।
और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अब सोचिए ये दोनों जब मिल जाते हैं आपस में, जब केमिकली रिएक्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फ्लोराइड, है कि नहीं। इसका नाम क्या है, केमिकल नेम सोडियम फ्लोराइड है ना। और ये सोडियम फ्लोराइड किसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि खाने वाला नमक को बोलते हैं हम लोग सोडियम फ्लोराइड। और इसको टेबल सल्ट भी बोला जाता है, क्योंकि किसी होटल वगैरह में आप जाते हैं तो टेबल पर रखा रहता है ना नमक, इसीलिए इसका कमर्शियल नेम क्या है, टेबल सल्ट। तो टेबल सल्ट क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए सल्ट जो होते हैं, यानी कि जब क्षार और अम्ल आपस में रिएक्ट करते हैं तो सल्ट बनाते हैं, तो सब तो सल्ट हो जाएगा, लेकिन खाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए उसके नेम के आगे क्या लगा दिएगा, टेबल सल्ट। समझ गए ना, सल्ट माने क्या होता है नमक, और टेबल माने क्या होता है, टेबल, यानी कि जो टेबल पर रखा रहेगा, इसलिए उसके नेम के आगे टेबल लगा दिया जाए, क्योंकि कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली सल्ट ही बनाता है। समझ गए ना जी, यानी कि न्यूट्रल जो होते हैं। तो देखिए ये सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी कि ये ना तो पानी में रख सकते हैं हम लोग और नहीं ओपन एयर में रख सकते हैं, खुले हवा में। लेकिन और क्लोरीन क्या है, एक पॉइजनस गैस है, माने कि विषैला गैस है, यदि हम रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाए तो हम क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन यही जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकली, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो ये क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला नमक। तो देखिए न तो इसका डायरेक्टली हमारे लिए कोई यूज है और नहीं इसका कोई डायरेक्ट, लेकिन अब मानिए कितना भी स्पाइसी या टेस्टी हमने खाना बनाया, वेजिटेबल बनाया, अगर उसमें नमक नहीं रहेगा तो उसका टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा, नहीं आएगा। तो ये एक नया प्रोडक्ट बना कि नहीं। और इस सोडियम क्लोराइड का ना तो सोडियम क्लोराइड का नेचर ना तो सोडियम से मिल रहा है और ना ही फ्लोरीन से मिल रहा है, इसका नेचर, इसका जो कैरेक्टर है बिल्कुल क्या है, अलग है कि नहीं। तो केमिकल रिएक्शन ये नहीं लिखाए हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है एक नया उत्पाद बन रहा है कि नहीं, जिसका ना तो कोई कैरेक्टर सोडियम से मिल रहा है और ना ही कैरेक्टर उसका क्या हो रहा है, कैरेक्टर माने क्या होता है, गुण। तो सोडियम क्लोराइड का कोई भी गुण ना तो क्लोरीन से मिल रहा है और ना सोडियम से मिल रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे, है कि नहीं। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए हो गया हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं। और दूसरा हो गया O2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, काफी हल्का होते हैं, यानी कि इस धरती पर सबसे हल्का जो तत्व होता है वो कौन होता है, हाइड्रोजन होता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा सबसे एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में सबसे ऊपर रहते हैं। और ऑक्सीजन ये तो जानते हैं कि लाइफ सेविंग गैस है, लाइफ सेविंग मतलब क्या होता है कि हम लोग जिंदा रहते हैं तो कौन से गैस के कारण होते हैं, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हमारा सेल क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और जिसके कारण अगर हम बोल रहे हैं तो किसके कारण, सांस ले रहे हैं तभी ना बोल रहे हैं, यानी कि हमारे सेल में ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, उस ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा में, है कि नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन क्या होते हैं, काफी लाइट गैस है, और ऑक्सीजन क्या है, यानी कि लाइफ सपोर्टिंग गैस है, मतलब कि जिंदगी को सपोर्ट करता है ना। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक नया, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, यानी कि गैस को हम लोग किससे लिखेंगे, जी से लिखेंगे, समझ गए ना। और ये भी क्या है, गैस। लेकिन सोचिए जब ये दोनों केमिकली रिएक्ट करेंगे यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो एक नया उत्पाद बनेंगे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के एक नया उत्पाद बनाते हैं जिसका नाम है वाटर, है कि नहीं, H2O। और ये किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में। तो देखिए एक नया उत्पाद बना कि नहीं, ये दोनों क्या है, गैस है, और वाटर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो गए। तो वाटर का कैरेक्टर ना तो हाइड्रोजन से मैच करेगा, अगर मान ले कि कोई भी आग लगता है या आग जलते हैं तो किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की, है ना। और वहीं आग पर हम पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा ना जी। यानी कि वाटर का जो
गुण है वो न तो हाइड्रोजन से मैच कर रहा है और न ही ऑक्सीजन से, यानी कि हाइड्रोजन भी आग को सपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन भी आग को सपोर्ट करेगा, लेकिन वाटर उसको क्या करेगा, आग को बुझा देगा। तो ये दोनों जो हमने रिएक्शन लिखा यानी कि अभिक्रिया लिखा, वो किस तरह का अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि दो या दो से अधिक अभिकारक जब वो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ गए ना। अब देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक नया उत्पाद बनते हैं जो अभिकारक से बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं, है ना, जो दोनों देख लिए हम लोग। अब होता है कि मान लें कि रासायनिक जो अभिक्रिया होते हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं, है ना। उसके भी कुछ लॉजिक होने चाहिए ना कि रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे लगाएंगे कि संपन्न हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके कुछ होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान यानी कि गैस का उत्सर्जन होता है कि नहीं, यानी कि गैस क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित, बाहर गैस निकलेंगे। तो उसको हम मान लेंगे अगर गैस निकल रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि रासायनिक प्रक्रिया क्या हो रहा है, शुरू हो चुकी है कि नहीं। तो हम लोग उसके कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पहचान। समझ गए ना जी, पहचान मैंने क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहे, है ना। तो सबसे पहला है इसमें कि गैस का उत्सर्जन। उत्सर्जन माने क्या होता है, बाहर निकलना, है ना। अगर रासायनिक प्रक्रिया अगर प्रारंभ हो रहा है तो उसे क्या निकलेंगे, गैस निकलेंगे, है कि नहीं। तो पहला होता है गैस का उत्सर्जन। तो देखिए गैस का उत्सर्जन कैसे होता है, जैसे आप लोग कल भी बताए थे कि पहले क्या होता था, जलेबी बनाने के लिए लोग मैदा वगैरह घोल घाल के रख देते थे, और जो ईस्ट होता था, खमीर होता था, वो नेचुरली उसमें क्या करते थे, यानी कि ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते थे। और जब हम आग पर उसको क्या करते थे, तलते थे ऑयल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता था, तो वो उस आटा में जगह क्या बच जाते थे, खाली। और जब उस जलेबी को हम रस में डालते थे तो वो खाली जगह वो फिल करता था, है कि नहीं। लेकिन आजकल दुनिया में, दुनिया क्या बहुत तेज है, किसी को इंतजार है नहीं है, सब सोचते हैं कि नहीं एकदम काम मेरा तेजी से हो, तो हम लोग क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा। समझ गए ना। यानी कि अब हम लोग जलेबी बनाने के लिए जो हलवाई होता है वो क्या डाल देता है मैदा में, बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा डाल देते हैं, है कि नहीं। तो देखिए खाने वाला सोडा का क्या नाम है, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गए ना। यानी कि इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए ना, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक तरह का बेस है, समझ गए ना। और इसको जब हम किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, है ना।
अब ये जब रिएक्ट करेगा तो देखिए ये क्या बनाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किससे रिएक्ट अभिकारक अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अम्ल से, है कि नहीं। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ। और अभी थोड़ा देर पहले हम लिखाए थे सोडियम जब क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, है ना जी। और सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला नमक बोलते हैं कि नहीं। तो ये क्या बना लिया, देखिए ये बना लिया सोडियम क्लोराइड। इसके बाद ये यहां पर क्या है, कार्बोनेट CO3, ये किस में टूट जाएगा, CO2 में टूट जाएगा। और CO2 को हम कौन सा गैस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह का क्या है, गैस है कि नहीं। और इसमें क्या बदल जाएंगे, वाटर बदल जाएंगे, लिक्विड। तो वाटर किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड में। एल से क्या होता है, द्रव, है ना। और CO2 से क्या हो जाएगा, गैस है। तो देखो गैस उत्सर्जित हो रहा है कि नहीं। अगर CO2 बबल के रूप में बाहर निकल रहा है केमिकल रिएक्शन के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो हम क्या मान लेंगे कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वो शुरू हो चुका है कि नहीं। तो गैस का निकलना किसकी पहचान बता रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बता रहा है कि नहीं। क्योंकि इसमें से कौन सा गैस निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो समझ में आ रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे। तो पहला पहचान ये है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर संपन्न हो रहा है तो उसमें से कोई ना कोई गैस क्या करेंगे, निकलेंगे। तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसका काफी भी इंपॉर्टेंस है, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशमन यंत्र। कभी आप लोग बड़े बड़े होटल में गए होंगे या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में गए होंगे तो वहां पर एक जार रखा रहता है कि नहीं, आयरन का, है ना जी। उसमें क्या रहते हैं, तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट रहते हैं। उसमें माने कि दो रिफिल होते हैं, एक में अम्ल रहता है और दूसरे में क्या रहता है, क्षार रहते हैं। और जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना है, कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी गैस, कोई भी अगर माने कि फ्यूल हो, किसकी उपस्थिति में जलते हैं, ऑक्सीजन। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर छिड़क देंगे तो वह क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा कि नहीं। तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशमन यंत्र में भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, है कि नहीं। क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम में आता है कि नहीं। अब देखिए दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा होता है उष्मा का उत्सर्जन। उष्मा मतलब क्या होता है, अरे उष्मा क्या होता है, उष्मा मतलब कि गर्मी, मान लें कि तापमान। जैसे आप लोग खाना बनाती हो, गैस जलाती हो तो उष्मा निकलता है कि नहीं, यानी कि तो उसको उष्मा मतलब क्या होता है, ताप एनर्जी जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं उष्मा का उत्सर्जन, है कि नहीं। तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग गैस पर खाना बनाते होंगे, है कि नहीं। और जो गैस पर खाना बनाती है उस गैस का क्या नाम है, LPG, है कि नहीं। नहीं, LPG जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस बोला जाता है उसको। एल से क्या हो जाएगा, लिक्विड यानी कि तरल। तो जो सिलेंडर में गैस होता है वो किस अवस्था में होते हैं, क्योंकि वो हाई प्रेशर पर फिल किया जाता है तो द्रव अवस्था में होते हैं, समझ गए ना। तो वो किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। और उस सिलेंडर में दो तरह की गैसें होती है, समझ गए ना, दो तरह की, एक का नाम है प्रोपेन और दूसरा का क्या नाम है, ब्यूटेन, समझ गए ना। यानी कि LPG में दो गैस मिला हुआ रहता है, एक का नाम है प्रोपेन और दूसरा का क्या नाम है, ब्यूटेन। तो देखिए तो प्रोपेन और ब्यूटेन रहेगा, और तो जो भी गैस बने रहेंगे इसमें क्या रहेंगे, तो ये भी गैस जलाएंगे तो भी हमें उष्मा निकलेगा। लेकिन हम बात करेंगे कोयला की, समझ गए ना। तो कोयला किससे, कौन सा तत्व से बना होता है, कौन से एलिमेंट से बना होता है, तो कोयला कार्बन से बना होता है ना जी। यानी कि कोयला किससे बना होगा, कार्बन। यानी कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है ना। तो कोयला यानी कि इसको हम C लिख दिए, यानी कि कोल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कोयला। तो C से क्या हो जाएगा, कोयला। और कोयला किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन। कोई भी फ्यूल, देखिए कोई भी ईंधन हो
सब किसकी उपस्थिति में जलते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलते हैं। तो किसकी उपस्थिति में जलाएंगे इसको? ऑक्सीजन का। तो देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, है कि नहीं? और क्या उत्पन्न करेगा? उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करेगा। कैसा ऊर्जा? उष्मा, यानी कि जिसमें गर्मी होगा, समझ गया ना जी? उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो अगर मान लीजिए हम कोयला जलाते हैं तो हमको गर्मी मिलता है कि नहीं? तभी ना खाना बनता है। गैस जलाते हैं तो गर्मी मिलता है कि नहीं? यानी कि जब सिंपल एग्जांपल देखिए, यानी कि जिससे जलाने भी नहीं पड़ेगा फिर भी उससे उष्मा मिलेगा। सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे चूना पत्थर का नाम तो आप लोग सुने होंगे, है ना? चूना जो इस्तेमाल करते हैं दीवार को सफेदी करने के लिए, है कि नहीं? तो चूना जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, समझ गए ना? उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो उस चूना को देखिए, इसका तीसरा एग्जाम्पल यहीं पर लिख देते हैं। कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि चूना। चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? काफी गर्मी नहीं उससे उत्पन्न होता है। अगर उसमें मान लें कि डाल के अगर हम हाथ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जल जाएगा कि नहीं? जबकि उस जल भी नहीं रहा है, फिर भी वो क्या आ रहा है? उससे तापमान नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वाटर से अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा? ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएंगे, और इससे क्या मिलेंगे? उष्मा ऊर्जा मिलेगा, है कि नहीं? तो देखिए, तो ये भी क्या हो रहा है? तो इससे अगर गर्मी हमें मिल रहा है तो हम क्या मान लेंगे कि वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं? जैसे आप पेपर जला रही हो, वो जल रहा है और हमारा हाथ जल रहा है, तो उसे क्या मान लेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं, है ना? यानी कि उत्साह का ऊर्जा का उत्सर्जन, यानी कि उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन भी क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया, है कि नहीं? अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या होता है कि आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं। तो तीसरा होता है प्रकाश का उत्सर्जन, समझ गए ना? अगर प्रकाश निकल रहा है तो भी किसकी पहचान बता रहा है? रासायनिक अभिक्रिया का, है कि नहीं? तो तीसरा हो जाएगा प्रकाश का उत्सर्जन। तो देखिए, प्रकाश का उत्सर्जन ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, ये क्या है? Mg, यानी कि मैग्नीशियम, है ना? और मैग्नीशियम को हम किसकी उपस्थिति में जलाएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो जब मैग्नीशियम जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बदले में क्या देगा? लाइट भी निकलेंगे, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या देगा? लाइट, यानी कि प्रकाश ऊर्जा देगा, है कि नहीं? और क्या मिलेगा हमें? प्रकाश, है ना जी? यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या बनाएगा? प्रकाश भी निकलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? जब प्रकाश अगर निकल रहा है तो मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एक नया उत्पाद बन रहा है कि नहीं? तो हमारा रासायनिक प्रक्रिया संपन्न हो रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ, है कि नहीं? समझ में आ गया ना जी? कि अगर उष्मा ऊर्जा भी मिल रहा है, प्रकाश ऊर्जा भी मिल रहा है, और अगर उससे गैस निकल रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रहे हैं? संपन्न हो रहे हैं, है ना? ये जरूरी नहीं है कि उष्मा ऊर्जा भी निकलेगा तभी हो जाएगा। क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया दो तरह के होते हैं।
एक में क्या होता है, उष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है, और एक में क्या होता है, उष्मा ऊर्जा को देना पड़ता है। समझ गए ना? जब हम देंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए, देखिए समर में क्या होता है कि हम लोग को गर्मी लगता है। क्यों गर्मी लगता है? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बाहर की गर्मी हम कहाँ अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं, तो हमें गर्मी लगता है। और जाड़ा में क्या होता है कि हमारा बॉडी शरीर का तापमान ज्यादा होता है और वातावरण का तापमान क्या होता है, कम होता है। तो हमारा शरीर की गर्मी कहाँ जाता है, बाहर। तो हम कोई भी चीज लॉस करेंगे तो हमें कमी होगा कि नहीं, तो हमारा शरीर का तापमान कम होता है तो हमें ठंडा लगता है। तो यहां भी होता है कि कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, उष्मा बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, तो वो क्या लगेगा, ठंडा लगेगा कि नहीं। अगर उष्मा को उत्सर्जित करेगा तो वो गर्म लगेगा। जैसे कोयला जलाते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है कि नहीं, या गैस जलाते हैं, क्योंकि वो उष्मा रिलीज कर रहा है कि नहीं, बाहर निकाल रहा है। और कई ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें उष्मा को बाहर से सप्लाई करना पड़ता है तब संपन्न होता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम उष्मा बाहर से सप्लाई करेंगे, है ना। तो आप लोग देखते होंगे, यानी कि कोल्ड स्टोरेज देखे हैं। अरे कोल्ड स्टोरेज जिसमें आलू प्याज रखा, फूलगोभी रखा जाता है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। तो वहां पर ठंडा रखने के लिए एक गैस का यूज किया जाता है जिसका नाम है अमोनिया गैस, है ना। और अमोनिया गैस का फार्मूला होता है NH3, है कि नहीं। कोल्ड स्टोरेज जैसे फ्रिज में भी गैस होता है ना, पीछे टंकी में, है ना, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटिंग गैस बोला जाता है ना। तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा कि चौथा कारण है कि अगर मान लें कि जिसमें केमिकल, जिस पॉट में, जिस बर्तन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर वो ठंडा लगे तो क्या मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें बाहर से सप्लाई जा रहा है तभी ना वो पॉट ठंडा हो गया। तो वो है अमोनिया गैस का बनना, है ना। अमोनिया गैस बनता है तो उसमें बाहर से सप्लाई करना पड़ते हैं। तो अमोनिया गैस में क्या होते हैं, दो गैस होता है, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। देखिए N2 और प्लस क्या होगा H2, है ना। और इसमें क्या हो जाएंगे, जब ये बनेंगे तो क्या बनेंगे, अमोनिया गैस जिसका नाम है NH3। और ये कैसा लगेगा, यानी कि कुल लगे, कोल्ड लगे। कोल्ड माने क्या होता है, ठंडा। यानी कि अगर ठंडा लगे पॉट तो हम मान लेंगे क्या कि हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एक नया गैस बनाया है जिसका नाम क्या है, अमोनिया। इस गैस का नाम है अमोनिया। समझ गया ना जी। और ये है आपका नाइट्रोजन गैस। और ये तो जानते ही हैं, ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो समझ में आया ना कि ये तीन चार तरीका से हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखेंगे कैसे, है ना, उसको कैसे माने कि व्यक्त करेंगे, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का दो तरीका होते हैं, है कि नहीं। कितने तरीका होते हैं, दो तरीका। एक होता है शब्द समीकरण, यानी कि अगर हम शब्दों में उसको लिख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि यदि उसको संकेतों और फार्मूला की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, है कि नहीं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने व्यक्त करने का तरीका हो गया, दो। एक होता है शब्द समीकरण और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण, है ना जी। तो हम लोग उसको देखेंगे।
दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है? शब्द समीकरण, है ना। तो देखो शब्द समीकरण में क्या होता है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसको हम शब्दों में अगर व्यक्त कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण बोलेंगे। यदि सरल किसी रासायनिक अभिक्रिया को सरल शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण बोलते हैं, है कि नहीं। और दूसरा तरीका क्या होता है? रासायनिक समीकरण। तो हम लोग बारी बारी से देख लेंगे कि शब्द समीकरण क्या होता है, जो, है ना। तो देखिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रकट करने के लिए देखिए, तो यही बोल रहा है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रकट करने के लिए शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उसे शब्द समीकरण बोलते हैं, है कि नहीं। ये सिर्फ डिफिनीशन है। अब देखिए, जैसे मान लें कि हमको लिखना है कि कार्बन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा ऊर्जा देता है कि नहीं। ये स्टेटमेंट हो गया, यानी कि ये कथन हो गया। अब इसको लिखना है। मान लें कि हमने लिखा, जैसे आपको बोला वर्बली, कि अगर कार्बन यानी कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा ऊर्जा और राख उत्पन्न करेगा, करेगा कि नहीं। जैसे कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है कि नहीं, राख भी बचता है कि नहीं, और हमें ऊष्मा ऊर्जा भी मिलता है कि नहीं, हीट एनर्जी मिलता है ना, हीट जिसे हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, जो भी मन करे वो बनाते हैं, है कि नहीं। तो ये तीन चीज मिला कि नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम शब्द में लिखेंगे, है कि नहीं। जैसे माने क्या स्टेटमेंट हुआ ये कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राख और ऊष्मा ऊर्जा मिलता है कि नहीं। अब इसको शब्द में व्यक्त करना है, क्योंकि ये तो कथन हो गया। अब इसको शब्द में कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए, यानी कि कोयला, है ना जी, तो कोयला को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे? कार्बन। तो ये कार्बन शब्द हो गया कि नहीं। और किसकी उपस्थिति में ये जलेगा? इसको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन अगर बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन मतलब ही होता है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ओ नहीं रह सकता है, O2 ही O2 के फॉर्म में रहते हैं। ऑक्सीजन क्या रहते हैं? एलिमेंटल फॉर्म में नहीं रहता, हमेशा वो किस फॉर्म में रहते हैं? कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि O2 के फॉर्म में रहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन कहने का मतलब ही होता है ऑक्सीजन गैस ही होता है, ठीक है ना। तो कार्बन प्लस हो गया ऑक्सीजन। अब ये दोनों जलेगा। अब देखिए, ये दोनों मान लीजिए हम मिला देंगे, कोयला अगर हम खुली हवा में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन तो मिलेगा, लेकिन वो जल पाएगा नहीं ना। तो उसको बोलते हैं दहन तापमान बोलते हैं, यानी कि उसको एक तापमान भी देना पड़ता है। उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं
दहन तापमान, यानी कि जलने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए। जैसे कोयला हो गया, जैसे गैस हो गया, तो गैस का जो दहन तापमान होता है बहुत कम होता है कि नहीं, एक स्पार्क से जल जाता है, लाइटर से स्पार्क निकलता है ना, एक थोड़ा सा लुत्ती जिसको बोलते हैं आप, उसे जल जाता है। लेकिन अगर मान ले कि हम कोयला में जाके लाइटर अगर बारते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, जलेगा नहीं, क्योंकि कोयला का दहन तापमान और गैस के दहन तापमान में बहुत अंतर होता है। इसलिए कोयला को जलाने के लिए क्या करते हैं, आप किरासन तेल लीजिएगा, गोईठा में डालिएगा, फिर माचिस मारिएगा, फिर उस पर जोड़ जाड़ के कोयला की तब जलेगा, यानी कि जब तक उसका दहन तापमान नहीं होगा तब तक कोयला जलेगा नहीं। तो हमें क्या देना पड़ेगा इनिशियल में, दहन तापमान देना पड़ेगा, समझ गए ना जी। तब ये जल के क्या बनाएगा, देखिए बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिलेगा हमें, ऊष्मा ऊर्जा मिलेगा। और क्या बचेगा, राख बचेगा कि नहीं, तो ये चीज मिलेगा कि नहीं। तो देखिए एक स्टेटमेंट को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल किए कि नहीं, कार्बन, ये भी शब्द हुआ, ऑक्सीजन, दहन तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा ऊर्जा, और क्या हो जाएगा, प्लस राख। तो ये जो समीकरण हमने लिखे, इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण, है कि नहीं। समझ में आ गया ना कि शब्द समीकरण क्या हो गया, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे, है कि नहीं। समझ में आ गया ना आप लोगों को कि शब्द समीकरण क्या होता है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोयला बोले तो कोयला किस चीज का बना होता है, कार्बन से बना होता है कि नहीं। कोयला में कौन होता है, कार्बन। वैसे तो बहुत मटेरियल सब्सटेंस होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि कोयला किससे बना होता है, कार्बन से। अब कोयला कैसे बनता है मालूम है आप लोग को, जैसे देखिए जब पेड़ पौधे क्या होते हैं, जब पेड़ पौधे अगर कोई प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप आ गया या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो वो जमीन के अंदर क्या होते हैं, दफन हो जाते हैं, और जमीन के अंदर दब जाएंगे तो उस पर काफी वजन पड़ेगा, जिससे काफी ज्यादा तापमान हो जाएगा और उसे हवा भी नहीं मिलेगा। तो 10 लाख साल बाद वो किसमें बदल जाएंगे, कोयला में। और यदि मान लें कि जानवर, बहुत बड़े बड़े जानवर अगर दब जाएंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि 10 लाख साल बाद किसमें बदल जाएंगे, नहीं, पेड़ पौधे कोयला में बदल जाते हैं 10 लाख साल बाद। और जानवर होते हैं जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और गैस में बदल जाते हैं, समझिए ना जी। यानी कि पेड़ अगर दब जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, कोयला में। और अगर जानवर दब जाएंगे तो किसमें बदल जाएंगे, कच्चा तेल, यानी कि जिससे माने कि पेट्रोलियम बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। उसको फिर पेट्रोल डीजल रिफाइन करके बनाते हैं हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन द्वारा, है कि नहीं। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब में कौन से कार्बन होता है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन। तो वही बोल रहा है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के द्वारा व्यक्त करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे शब्द समीकरण, है कि नहीं। अब दूसरा हम व्यक्त करने का तो एक तरीका हो गया, हमने क्या बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीका से व्यक्त करते हैं, एक शब्द के द्वारा और एक यानी कि संकेत और सूत्र के द्वारा, है कि नहीं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं। तो मेरा दूसरा जो तरीका है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का, वो क्या है, शब्द समीकरण। तो हमने देख लिया शब्दों का इस्तेमाल करके, है कि नहीं। अब हम किसके बारे में जानेंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण के बारे में, है ना। है कि नहीं। तो देखिए इस ये जो समीकरण लिख रहे हैं इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण, है कि नहीं। नहीं, क्योंकि हम इसको व्यक्त करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके दरमियान हमें सल्ट बन रहा है, यानी कि खाने वाला नमक बना रहे हैं। तो उस प्रक्रिया को हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं कि सोडियम जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब इसको हम लोग लिखना है रासायनिक समीकरण के फॉर्म में। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, यदि संकेत हो, यानी कि हम सिंबल का यूज करेंगे, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है कि नहीं। सोडियम का सिंबल हमने यूज कर लिया क्या, Na। और क्लोरीन गैस का सिंबल क्या होता है, Cl2 होता है कि नहीं। यानी कि क्लोरीन गैस का, हालांकि क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, लेकिन क्लोरीन गैस एक फार्मूला हो गया। जैसे ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, है कि नहीं। तो उसी तरह क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। लेकिन क्लोरीन इंडिपेंडेंट रह नहीं सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, यानी कि कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, समझ गए ना जी। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अब क्लोरीन गैस का फार्मूला का यूज करेंगे, सिंबल का नहीं। अगर सिंबल लिखेंगे तो Cl माने क्लोरीन होता है, लेकिन यहाँ पर Cl2 नाम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला। यानी कि क्लोरीन गैस का क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, सिंबल या फार्मूला। तो हम लोग फार्मूला का यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो क्लोरीन गैस का फार्मूला क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर यहाँ पर ये Na हो गया तो ये सिंबल हो गया, ये क्या हो जाएगा, संकेत हो गया, ये क्या हो जाएगा, संकेत। लेकिन अगर Cl लिखते तब संकेत होता, लेकिन हम Cl2 लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सूत्र हो गए। अब यहाँ सोडियम क्लोराइड, तो ये तो क्या हो जाएंगे, यानी कि कंपाउंड हो गए कि नहीं। तो अब इसमें इसका हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो तत्व हो गए हैं। कौन हो जाएगा, एक सोडियम और दूसरा क्या हो जाएंगे, क्लोरीन, है ना। तो सोडियम क्लोराइड बन गया, तो क्या हो जाएंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा NaCl, है कि नहीं। अब बोलिए कि इसमें दो क्लोरीन है, कहां गया, तो हम लोग बैलेंस अगर करेंगे तो यहाँ पर दो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सोडियम का कितने एटम लेंगे, दो एटम, और यहाँ पर क्लोरीन का कितना एटम है, दो एटम, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, दो। तो देखिए दो गो सोडियम भी हो गया और दो गो क्लोरीन भी हो गया। देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना है, दो, और सोडियम कितना है, दो। तो यहाँ पर भी देखिए दो बाहर लग गया, मतलब कि सोडियम भी दो और क्लोरीन भी दो, तो बैलेंस हो गया ना, संतुलित। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, सूत्र हो गए। क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस का सूत्र, और ये क्या हो जाएगा, संकेत। तो देखिए ये जो हम रिप्रेजेंट किए इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें देखिए ये कहलाएगा शब्द समीकरण, है कि नहीं। और ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया ना। तो इस तरह हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को शब्द समीकरण और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो सभी को समझ में आ गया ना जी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई, यदि गैस बाहर निकल रहा है तो भी रासायनिक समीकरण होगा, उष्मा ऊर्जा बाहर निकाल रहा है तब भी रासायनिक हो, और हमें ठंडा लग रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, या उससे प्रकाश निकल रहे हैं तब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं। यहां तक कि कलर में भी चेंज अगर होता है तो भी, यानी कि रंग परिवर्तन हो रहे हैं तब भी उसको क्या माना जाता है, रासायनिक अभिक्रिया माना जाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का कितना तरीका होता है, दो तरीका। एक होता है शब्द समीकरण, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर शब्दों का, सरल शब्दों का इस्तेमाल करके हम अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो वो शब्द समीकरण कहलाएंगे, और जब उसको हम संकेत और सूत्र के द्वारा हम लिखेंगे तो वो रासायनिक समीकरण, ठीक है।